Good morning to all of you. Today we will calculate, determine the magnetic field strength, magnetic field and its direction along the axial point due to the uniform circular loop. तो देखो यहाँ पे हमने एक यूनिफॉर्म सर्कुलर लूप बनाया है और ये सर्कुलर लूप ऐसा है, ये रहा लूप। मान लो सपोज करो हमने एक बैंगल टाइप का लिया है, ये सर्कुलर लूप है एंड दिस इज द यूनिफॉर्म सर्कुलर लूप। और इस यूनिफॉर्म सर्कुलर लूप में इसके एक्सिस पॉइंट देख रहा है, एक्सिस देख रहे हैं। सो एक्सिस पे आपको किसी पॉइंट पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, दैट इज द मेन मोटिव। तो अब यहाँ पे मान लो हमने पी पॉइंट यहाँ कंसीडर किया, दिस इज द पी पॉइंट। पी पॉइंट यहाँ पे लिए इस लूप में, और दो बात छोटी छोटी बात हम लोग पहले से भी जान रहे हैं, उसको ध्यान में रखना है। जैसे मान लो हमने कहा कि ये आपका वायर है और इस वायर के में करंट मूव कर रहा है लाइक दिस, आई करंट इज मूविंग अपवर्ड, लेट इट बी द यूनिफॉर्म स्ट्रेट वायर। तो ऐसे में अगर हम राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं, राइट हैंड थंब रूल और स्क्रू रूल लगाते हैं, तो हम क्या पाते हैं कि देखो इस साइड में क्रॉस कर दिए। क्रॉस कहने का मतलब राइट हैंड थंब रूल लगाए तो ये आपका डायरेक्शन ऐसे गया, मींस इनसाइड दिस, इनसाइड। ये क्रॉस क्या बताता है? इनसाइड। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि पुरानी बात याद रखेंगे तो हमको ध्यान में आएगा कि मैग्नेटिक फील्ड कहां पे कंसीडर कर रहे हैं, उसका डायरेक्शन किधर होगा। देखो सेम फिगर को हमने बनाया है लेकिन यहाँ पे दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, इसी बात को समझ रहे हैं। अगर इस साइड देखते हैं तो ये क्या हो गया, डॉट इधर हो गया, मींस आउटवर्ड, आउटसाइड हो गया, आउटसाइड। अब देखो बात कर रहे हैं कि अगर करंट की क्वालिटी को बदल दिए, सपोज करो हमने करंट की क्वालिटी को बदल दिया और ये ऐसे हो गया, तो अब यहां पर अगर हम देखते हैं तो डायरेक्शन बदल गया, और जब डायरेक्शन बदल गया तो राइट हैंड थंब रूल लगाओ या स्क्रू रूल लगाओ, ऐसे में अब ये क्रॉस हो गया, मतलब यहां पे इनसाइड हो गया, ठीक है। डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का बदल गया। और अगर हम यहां लेते हैं तो अब देखो इस तरह से क्या हुआ, बाहर की ओर आ रहा है, बाहर की ओर, तो ये हो गया हमारा बाहर मींस आउटसाइड, आउटसाइड। तो ये पहले से हम लोग पढ़े हुए हैं, इसको यहां पे इसलिए बताया कि अब हम यहां मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे कंसीडर करेंगे। ठीक है, लूप को आपने लिया और लूप को ले रहे तो अगर मान लो यहां पे करंट ऐसे चल रहा है तो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का इनसाइड टू आउटवर्ड है, ठीक है, इनसाइड द लूप। लेकिन अगर हम बाहर देखते हैं तो वो अंदर चला जाता है। तो ऐसे समझेंगे कि अगर लूप इस तरह का बना हुआ है, लूप इस तरह का बना हुआ और इसके इस टर्म में देख रहे हैं तो राइट हैंड एंड क्लॉकवाइज में देखोगे, क्लॉकवाइज में देखोगे तो डायरेक्शन इनसाइड हो जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज देखोगे तो डायरेक्शन बदल जाएगा। अब ये बात को ध्यान में रखना है, ध्यान में रखना है। तो हमने ये जो आप पहले से पढ़े, दैट इज द ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, और बाइटसेवर्ट्स ने भी बताया स्ट्रेट वायर में, अब उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड भी निकाला, लेकिन राइट हैंड थंब रूल को, मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल को ध्यान में रखते हुए, स्क्रू रूल को ध्यान में रखते हुए, तो ऐसे में अब हम यहाँ पे करंट का दो डायरेक्शन दिखा रहे हैं। एक है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सपोज करो कि ये आपका लूप है और इस लूप को हम ऐसे देख रहे हैं, लेकिन ये हमने बनाया है थ्री डायमेंशनली, कोशिश की है कि ताकि आप यहाँ पे समझ सके। तो ऐसे में ये करंट का डायरेक्शन ऐसे जा रहा है और ये डायरेक्शन इधर की ओर है, बाहर की ओर है, दोनों तरफ से ऐसे जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये भी बार डायरेक्शन किधर की ओर हो गया, ऐसे हो गया, अंदर उधर जा रहा है, ठीक है। तो टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम क्लॉकवाइज लेते हैं तो अब देखो क्लॉकवाइज का डायरेक्शन अंदर से ये इधर की ओर हो गया, इस साइड हो गया, अगर लूप को आप कंसीडर कर रहे हैं तो फील्ड को उसी तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बस इसको बताने का मतलब यही है कि करंट के डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए मैग्नेटिक फील्ड को कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ऐसे में अगर हम यहां पे लेते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड आपका जो भी हम कंसीडर कर रहे हैं डीबी वेक्टर इधर की ओर आ गया, लेकिन अगर हम यहां ले रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डीबी इधर की ओर है, क्योंकि एक्यूरेट तो मैग्नेटिक फील्ड आप ले रहे हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि वहां पे उसका कुछ पार्ट इधर चला जा रहा है, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट आपको बताएं कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो हम कैसे कंसीडर करेंगे। अभी हम एंटी क्लॉकवाइज करंट के डायरेक्शन इन्हें यूनिफॉर्म वायर ले रहे हैं, लूप ले रहे हैं, यूनिफॉर्म लूप, तो ये बीच इसको हम हटा दे रहे हैं,
ठीक है, अभी यहां पर आपने समझा इस बात को कि करंट का डायरेक्शन का महत्व क्या है। अब देखो यहां पर तो अभी डीवी भी नहीं जानते हो तो हम आपको अरेंजमेंट के हिसाब से बताएं। मान लेते हैं हमने छोटा सा एलिमेंट लिया यहां पर एंड दैट एलिमेंट इज द लेट इट बी द ए बी एंड दिस स्मॉल एलिमेंट इज द डीएल। कितना है? डीएल लेंथ है, डीएल लेंथ, ठीक है। और ये जो पॉइंट जहां से आप कंसीडर कर रहे थे द डिस्टेंस ऑफ दिस पार्ट इज वेरी स्मॉल। ये एलिमेंट क्या है? डीएल इज द स्मॉल लेंथ एलिमेंट, कह सकते हैं इनफाइनाइट। स्मॉल लेंथ एलिमेंट या इनफाइनाइट भी हटा दो, स्मॉल लेंथ एलिमेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये भी हट गया आपका, बात कर रहे हैं स्मॉल लेंथ एलिमेंट, ये आपका है एल। एल इज द स्मॉल लेंथ एलिमेंट। एलिमेंट मींस ही हो गया कि वो छोटा सा पार्ट है, पोर्शन है, ठीक है। करंट एलिमेंट भी कह सकते हैं इसको, करंट एलिमेंट, क्योंकि करंट आई इसमें मूव कर रहा है तो करंट का एक लेंथ पार्ट आपने कंसीडर किया और यहां पे लेंथ पार्ट क्योंकि आप एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो करंट का लेंथ पार्ट जो डीएल ले रहे हैं उसका डायरेक्शन आपने यहां से लिया, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना है। अब देखो ये टेंजेंट हो गया यहां पर, ये पॉइंट, इस पॉइंट से ये डायरेक्शन को आपने इधर की ओर दिया और उससे सर्टेन डिस्टेंस पे पी पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। और ये कैसा लूप है? यूनिफॉर्म लूप है, दैट इज द यूनिफॉर्म लूप, यूनिफॉर्म लूप है। अब ऐसे में अगर हम यहां पे देख रहे हैं इस छोटे से पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड भी छोटा सा आप ले रहे हैं, दैट इज द डीवी फैक्टर, क्योंकि आप जानते हैं कि ये क्रॉस प्रोडक्ट बनाता है, इसलिए आपने पढ़ा है यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट बनाएगा तो ये तीसरा डायरेक्शन हो जाएगा। अब देखो समझो बात को कि ये मान लो हमने कंसीडर किया और ये लेंथ एलिमेंट है, यहां पर छोटा सा ये लेंथ एलिमेंट है और इस लेंथ एलिमेंट से एक्सिस पे, ये एक्सिस है, इस एक्सिस पे, एक्सिस देखो यहां पे सब दिख रहा है, ये स्टील का रिंग है, स्टील रिंग के साथ हम बात कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक्सिस के साथ दिखा। और ये रहा आपका पोजीशन पी, ये रहा पोजीशन पी, देखो पोजीशन पी यहां पे दिख रहा है, पोजीशन पी ऐसे देखो यहां पर ये रहा आपका पोजीशन पी, ठीक है। यहां से पी पॉइंट देख रहे हैं तो पी पॉइंट ऐसे लूप के साथ है, एक्सिस के साथ है। अब ये लूप है, ये लूप देखो यहां लूप दिख रहा है, ये लूप है, यहां पे लूप देखो और इसको कोशिश करो जानने का। तो ये रिलेशन हमारे पास आ रहा है, तो जो इसका अगर हम ये लेंथ डीएल लिए और ये आर पोजीशन वेक्टर है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो गया? अपोजिट, अब उसके परपेंडिकुलर हो गया। अब परपेंडिकुलर जहां भी आप देखेंगे तो ऐसे ये लूप को हमने कंसीडर किया, समझा। तो ये छोटे से डीएल का मैग्नेटिक फील्ड डीवी जो आप यहां पे देख रहे हैं एज ए थर्ड प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट का थर्ड वेक्टर के रूप में कंसीडर किया। अब देखो ये सेंटर O हो गया और इस सेंटर से रिंग का रेडियस हो गया ए और अभी हमने कहा कि हम ए इस छोटे से लेंथ एलिमेंट से पॉइंट P ऑन द एक्सिस, ये क्या है? एक्सियल लाइन है, इसको हम क्या कर सकते हैं? एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन। तो ये सेंटर से पास कर रहा है और इस जगह पे फिर हम क्या देख रहे हैं कि डीवी आपने कंसीडर किया, यहां पर ये डिस्टेंस हो गया, दैट इज द आर डिस्टेंस। आर डिस्टेंस आपने कंसीडर किया, दिस इज द आर फ्रॉम कहां से बात कर रहे हैं? इस पॉइंट से, पॉइंट को हमने सी मान लिया, सी इज द पॉइंट। चलो यहां पर भी हम एरो हटा दे रहे हैं, आप समझ गए हैं, यहां सी पॉइंट माने हैं, सी। तो इस सी पॉइंट से पी पॉइंट की दूरी आप ले रहे हैं आर और फ्रॉम द एक्सिस और फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप के सेंटर से जो पोजीशन आप ले रहे हैं पी पॉइंट वो x दूरी पे है, दैट इज अप टू द x डिस्टेंस। क्या चीज x डिस्टेंस पे है? तो पी पॉइंट जो आपने कंसीडर किया है वो x डिस्टेंस पे है, ठीक है। सो दिस इज द अरेंजमेंट। अब बात पूछ रहा है इसमें एंगल्स को कैसे लेंगे। तो देखो बेटा एक बार फिर हम यहां पर बता रहे हैं कि अगर कोई चीज एक्सिस से पास कर रहा है
तो एक्सिस और रेडियस जो आप ले रहे हैं उसके बीच में कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। देखो समझने का कोशिश करो। मान लो हमने ये कंडीशन लिया है, ये कंडीशन देखो दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, ये सेंटर पे हमने लूप के सेंटर पे कंसीडर किया, लूप का ये लूप है, ठीक है, और ये लूप के सेंटर से ये एक्सिस हो गया, दिस इज द एक्सिस, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये एक्सिस हो गया। अब देखो ये रेडियस ऑफ द लूप और एक्सिस दे मेक ए 90 डिग्री। तो एक रिलेशन हमको यहां मिल रहा है 90 डिग्री। देखिए यहां पे ये रिलेशन मिल रहा है 90 डिग्री, दिस इज द 90। अब एक और रिलेशन हमको देखना है कि इस डीएल लेंथ और आर के बीच में, ये दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है। अब देखो डीएल हमने अभी बताया कि मान लो सपोज करो कि ये टेंजेंट है और ये छोटा सा पार्ट है डीएल, यहां दिख रहा है डीएल, इस लूप के साथ कंसीडर करो, इस लूप को हमने कंसीडर किया, ये रहा लूप आप फॉलो कर रहे हैं, ट्राई टू फॉलो। और इस लूप से एक्सिस का, तो ये देखो यहां पे ये जो 90 डिग्री बन रहा है, ये 90 डिग्री, यहां पे 90 डिग्री बन रहा है इस लूप के साथ, यहां भी 90 डिग्री बन रहा है। अब हम इसको ऐसे घुमाएंगे तो क्या इस 90 डिग्री में कोई अंतर होगा? नहीं, ये 90 डिग्री ही रहेगा। और इसको आप ऐसे भी करोगे तो भी ये 90 डिग्री है, इधर भी ले जाओगे तो भी ये 90 डिग्री है। तो ये जो लूप आपने लिया डीएल और जो लेंथ करंट एलिमेंट लिए या लेंथ स्मॉल लेंथ एलिमेंट लिए, यहां से ये और ये आपस में, ये डीएल का लेंथ जो आपने यहां पे दिखाया उसका और आर डिस्टेंस कितना बना रहा है? π/2। π/2 मींस हियर आल्सो 90 डिग्री। तो इतना बात आपको समझना है, दैट इज द अरेंजमेंट। और इस बात को समझ गए तो यू कैन कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड वेरी सिंपल वे, ठीक है। तो अब एक और बात देखो, यहां पर ऐसे हुआ, ये रहा थीटा एंगल, दैट इज द थीटा एंगल फ्रॉम द एक्सिस से ले रहे हैं। तो यहां पर भी आप थीटा एंगल बना रहे हैं, दिस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी यहां क्या हो गया? थीटा एंगल। ऐसा दिख रहा है, ऐसा कंस्ट्रक्शन है। तो ऐसे में अब ये बात यहां देख रहे हैं, dv इज ए वेक्टर, तो वेक्टर को हम कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी हम यहां पर कोई भी चीज वेक्टर नहीं लिए, हाँ वेक्टर तब हो जाएगा जब हम I के साथ डीएल कर देंगे, क्योंकि I gives the means current will give the direction for the length element and then it is known as vector, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं तो ऐसे में ध्यान में रखो, ये dv है, इसको हम कंपोनेंट में तोड़ेंगे, ठीक है। तो हमने किस पार्ट से लिया? a b और c पॉइंट से लिए, तो ये dv को आपने तोड़ा, दैट इज इन द टू वे, और ये यहां हो गया dv sin थीटा और रिजॉल्व कर दिए dv वेक्टर को, और यहां हो गया dv cos थीटा। दिस इज द रिजल्ट पार्ट ऑफ द dv वेक्टर, dv वेक्टर का ये रिजल्ट पार्ट है। तो इस तरह आपने अरेंजमेंट को देखा, लेकिन अभी हम सेम एलिमेंट यहां लिए और इस तरह का एलिमेंट कई जगह है, सभी यूनिफॉर्म एलिमेंट है। जस्ट इसके अपोजिट अगर हम कंसीडर करें और सेम एलिमेंट डीएल को कंसीडर करें, तो ऐसे में मान लो हमने a डैश और b डैश कंसीडर किया टू दैट ऑफ द c डैश, और ये डिस्टेंस भी क्योंकि एक्सिस पे है तो एक्सिस पे सभी जगह डिस्टेंस वही सेम होगा, दिस इज आल्सो द r डिस्टेंस, सो दैट आल्सो मेक द सेम एंगल हियर, ये भी एक सेम एंगल बना रहा है थीटा। तो यहां पर भी हमको सेम एंगल मिल रहा है, दैट इज द थीटा। अब देखो यहां पर इसके द्वारा, इस एलिमेंट के द्वारा यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आ गया dv वेक्टर, ठीक है। ये भी dv वेक्टर यहां भी है और dv वेक्टर यहां भी है। ध्यान रहे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस लूप, दिस पोर्शन ऑफ द dl कंसीडर किए यहां पे, एंड दैट वन इज द जस्ट अपोजिट। तो ऐसे कंडीशन पे इसको भी अगर आप रिजॉल्व करोगे तो यहां पर मिलेगा dv cos थीटा और यहां मिलेगा dv sin थीटा। अब देखो यहां पे दोनों में अगर हम देखें तो ये क्या है? दैट इज द जस्ट अपोजिट, सो इट इज कंसीडर्ड एज द नेगेटिव वन। अब इस तरह का लूप को समझो बात को। अब ये लूप है और इस लूप का हर पोर्शन को आप कंसीडर कर रहे हैं, यहां छोटा पोर्शन, यहां छोटा पोर्शन, यहां। तो अगर यहां ले रहे हो बेटा तो जस्ट इसके अपोजिट भी, तो अगर इधर से हम लेते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो इधर से लोगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे हो जाएगा। तो ऐसे में क्या
किए, दोनों को हम कैंसिल कर दिए, माने क्रॉस कंपोनेंट कैंसिल आउट। क्या बच गया, सारा का सारा एक्स एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं, तो हम सारे को क्या कर देंगे, समेशन करेंगे, क्योंकि यूनिफॉर्म है तो वी विल डू द इंटीग्रेशन। छोटे से लेंथ का इंटीग्रेशन करना है, पूरे का टोटल सरकमफेरेंस का आ जाएगा। तो क्या क्या बात नोटिस किए, करंट का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। अगर करंट का डायरेक्शन आप एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो करंट का इस रिलेशन को आप थोड़ा सा बाहर की ओर एक्स एक्सिस की तरफ देख रहे हैं। अगर आप क्लॉकवाइज लेंगे तो वही डायरेक्शन इधर की ओर हो जाएगा, ठीक है, जो अभी आप पहले वाले फिगर में देखे थे। फिर हमने कहा छोटे से लेंथ एलिमेंट को कंसीडर किए, तो लेंथ एलिमेंट क्यों किए, क्योंकि आपको वाइट-सेवर्ट्स को अप्लाई करना है और वाइट-सेवर्ट्स ने छोटे से लेंथ एलिमेंट का कंसीडर करके मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया, और उसी का ये एक एप्लीकेशन है। मींस बाय यूजिंग द वाइट-सेवर्ट्स वी कैन कैलकुलेट, वी कैन डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P ऑन द एक्सियल लाइन। सो अब इस बात को कैसे देख रहे हैं, ये था पूरा अरेंजमेंट एंड रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर, ठीक है। हमने अभी कहा, अभी हम पूरी बात यहां पर सिर्फ मैग्नीट्यूड पे लेकर के कर रहे हैं। आई एम नॉट कंसीडरिंग द ओनली क्या है कि वेक्टर के रूप में इसको कंसीडर किए, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट बनाता है, तो ऐसे में क्रॉस प्रोडक्ट अगर दो वेक्टर के साथ लेंगे तो दैट बिकम द थर्ड वन, ठीक है। हम लोग पढ़े हुए हैं दैट इज द आइडियल क्रॉस ऑफ द आर पोजीशन वेक्टर। इट इज द केस फॉर द मैग्नेटिक फील्ड B के लिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, और इसको अगर आप यहां पे लेते हैं दैट मींस क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ r स्क्वायर, यहां पर ले रहे हैं r क्यूब, और ये हो गया म्यू नॉट बाय 4 पाई एंड दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड B। तो इस रिलेशन से हमको मालूम पड़ रहा है, इस रिलेशन से हमने देखा कि दैट आइडियल दैट इज द वाइट-सेवर्ट्स रिलेशन, तो यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट बनाएगा तो वो थर्ड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये था आपका अरेंजमेंट। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड टू दैट पोजीशन टू द पॉइंट P कैलकुलेट करेंगे। सो यहां देखो, तो ऐसे में सबसे पहला बात वी यूज द वाइट-सेवर्ट्स लॉ, ठीक है। नाउ कंसीडरिंग और यूजिंग लेट अकॉर्डिंग टू वाइट-सेवर्ट्स लॉ, अब वाइट-सेवर्ट्स लॉ के हिसाब से फॉर द स्मॉल एलिमेंट ऑफ dl वी आर दैट इज द, यहां लिख सकते हैं dl और dv वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो गया, म्यू नॉट बाई 4 पाई i dl, और यहां कितना ले रहे हैं साइन थीटा। अब देखो यहां थीटा हम लिख रहे हैं बाई r स्क्वायर, दैट इज द वाइट-सेवर्ट्स रिलेशन। According to Watt-Sever's relation, the magnetic field for the small dv is represented as. Now, अभी हमने कहा कि dl लेंथ और पोजीशन के बीच में पाई बाय 2 मींस 90 डिग्री का रिलेशन है। तो ऐसे में ये थीटा दो dl और पोजीशन के बीच का थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, पाई बाय 2। तो अब ये पाई बाय 2 मींस 1, तो हम इसको लिख सकते हैं dv दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई I dl and here it is the r square and that become the equation number 1, ठीक है। अब यहां पर क्या कर रहे हैं, that is the integration of all this, or we can consider the total magnetic field along the x axis, ठीक है। net magnetic field रिजॉल्व पार्ट हमने यहां पे बता दिया, इसलिए इसको अभी हम लिख नहीं रहे, ठीक है। और अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं कि that vector dv vector is resolved into its components क्या क्या है, that is the dv cos theta perpendicular to the x axis, number 1 dv cos theta perpendicular to the x axis, और dv sin थीटा सेकंड के साथ हम क्या कर रहे हैं, सेकंड हो गया dv कंपोनेंट sin थीटा, ठीक है, y कंपोनेंट में, दैट इज dv cos थीटा परपेंडिकुलर टू x एक्सिस आपने लिखा है,
and dv sin theta is along the x axis. dv sin theta is along the x axis. तो ऐसे में ये रिजल्ट पार्ट आपको dv का मिला. अब क्योंकि हमने कहा कि dv sin cos theta is cancelled since the loop is uniform, तो ऐसे में सारे लूप का अब ये देखो, ये भी एक तरह का लूप बनाएगा, ये भी एक तरह का लूप बनाएगा. That also make a loop. ठीक है, ये भी आप देख रहे हैं यहां पर कि that also make the loop, ये भी लूप बना रहा है. और इस लूप को अगर हम समझते हैं तो सभी जगह से ये y जो आपने लिया है y कंपोनेंट मान करके चल रहे हैं, तो ये y कंपोनेंट आपका कैंसिल हो गया. तो यहां पर क्या हो गया, we consider only the sin component. ठीक है, so net magnetic field is along the x axis. डायरेक्ट यहां लिख दे रहे हैं कि net magnetic field is along the net magnetic field is along the x axis and is given as अभी देखो, पहले हम इसका पूरा मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर का B का यहां पर हम बात कर रहे हैं, तो समेशन कर दिए, दैट इज द dB sin थीटा. ये तो बात लिख रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये यूनिफॉर्म लूप है तो ऐसे में हम कंसीडर कर रहे हैं इंटीग्रेशन. तो ऐसे में हम इसी को लिख सकते हैं दैट B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ द dB sin थीटा. और ये रिलेशन हम इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर करेंगे. अब देखो यहां पे लूप आपने लिया है, तो फॉर द लूप लिख दो, यहां पे लूप लिख दो, या अगर नहीं लिखते हो तो आप यहां पे लूप बना दो. दैट इज आल्सो द सेम कैरेक्टर. तो लूप लिखेंगे या लूप बना देंगे, दैट मींस इट इज कंसर्न्ड विद द कंप्लीट यूनिफॉर्म लूप. अब देखो यहां पे बात कर रहे हैं, तो ऐसे में dB का वैल्यू तो आप यहां निकाल चुके हो और sin थीटा को हम कंसीडर कर रहे हैं. अब sin थीटा के लिए हमने लिया CO and P, इज द ट्रायंगल. ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल कौन सा है, COP, दैट इज द थीटा वैल्यू. तो sin ऑफ द थीटा, sin थीटा इज इक्वल टू हाउ मच इट इज, तो दैट इज द परपेंडिकुलर बाय द हाइपोटेन्यूज, मींस यहां पर हम लिख सकते हैं A by R, तो दैट इज द A by R. तो अब देखो यहां पे बात कर रहे हैं, फिर से समझो, यहां x लिए हैं या a लिए हैं, तो r का वैल्यू कितना हो गया, रूट अंडर दैट इज द a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. r का वैल्यू हो गया, पाइथागोरस थ्योरम आप यूज किए. तो अब यहां पर भी हम यहां पे ले सकते हैं दैट इज a इज इक्वल टू, अब यहां पे लिख सकते हैं दैट इज a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का होल हाफ. मींस इसी वैल्यू को आपने रूट स्क्वायर रूट के रूप में कंसीडर किया. ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया इक्वेशन नंबर 3, दैट इज द इक्वेशन नंबर 3. अब इस 3 इक्वेशन को हम ध्यान में रख रहे हैं और 3 1 को 1 और 3 को 2 में बैठा रहे हैं. तो ऐसे में क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूटिंग 1 and 3 इन इक्वेशन 2 पे, इक्वेशन 2 पे हम इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. तो ऐसे में जो वैल्यू रिलेशन हमारे पास आया, देखो इसको अगर यहां पे लिख दे रहे हैं दैट b वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन हो गया, इंटीग्रेशन टू द लूप, कंप्लीट लूप को आपने कंसीडर किया. तो ऐसे में dB का वैल्यू आपने यहां रखा है, दैट इज म्यू नॉट बाय 4 पाई, और यहां कितना हो गया, आईडीएल बाई आर स्क्वायर. अब आर स्क्वायर अभी हम यहां लिख रहे हैं इनटू साइन का वैल्यू यहां पर है a बाई कितना हो गया, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल हाफ. और ये रिलेशन हमारे पास दोनों ही का वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, 1 का भी और 3 का भी. अब ये आराम से कैलकुलेट करेंगे, तुरंत निकल गया. ठीक है, देखो अब यहां से सिंपल इंटीग्रेशन ले रहे हैं टू द लूप, तो ये रिलेशन हमको आप मिल जाएगा, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड
बी वेक्टर नहीं ले रहे हम, बी वेक्टर इज इक्वल टू, अब कांस्टेंट टर्म को बाहर कर दिया, म्यू नॉट बाय 4 पाई, आई भी बाहर हो गया, ठीक है, और ए आपने बाहर कर दिया, नीचे यहां कितना हो गया, आर की जगह पे हम रखेंगे, तो आर की जगह पे क्या रखे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और क्योंकि स्क्वायर है आर तो रूट का भी कैंसिल हो गया, आप दूसरा यहां पर ले रहे हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल हाफ, दैट मच इंटीग्रेशन फॉर द डीएल लेंथ का इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है, समझ में आ रही है बात, सारे को हम बाहर कर दिए, तो हम लिख सकते हैं b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए इनटू, अब इंटीग्रेशन पूरे लूप का कंसीडर कर रहे हैं ऑफ द रेडियस a, सो दैट इज द 2 पाई a बाय नीचे कितना हो गया 4 पाई, एंड दिस रिलेशन इज द a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर एंड होल 3/2, ठीक है, 3/2, ऐसे भी हम r का स्क्वायर और r लेंगे तो क्यूब हो जाएगा, और क्योंकि रूट है हाफ है तो ये 3/2 रिलेशन आएगा, तो ये रिलेशन नंबर 4 हमको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द पॉइंट P दिख रहा है, और फील्ड का स्ट्रेंथ का डायरेक्शन किधर है, अलोंग द एक्स एक्सिस, क्योंकि आपने कंपोनेंट कंसीडर किया अलोंग द एक्स एक्सिस, तो ये बात हमको यहां पर मिल रहा है, दैट इज द मैग्नीट्यूड वैल्यू, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P ऑन द एक्सियल लाइन। अब कंडीशंस को हम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले देखो यहां पर हम लिख सकते हैं B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई, और ये I रहने दिए, और यहां पर 2 को हमने कंसीडर कर लिया, और ये हो गया पाई a स्क्वायर, तो पाई a स्क्वायर दैट इज द एरिया ऑफ द लूप, ठीक है, ये सर्कुलर लूप है, यूनिफॉर्म लूप है, तो दैट इज a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल 3/2, इसका मतलब यहां हम एक एरिया ऑफ द लूप भी कंसीडर कर सकते हैं, दैट इज द एरिया ऑफ द लूप, तो इसको हम लिख सकते हैं b, ये एक रिलेशन, मेजर रिलेशन हमने फाइंड आउट किया, दैट इज द इक्वेशन नंबर 4, मेजर रिलेशन हम देख रहे हैं यहां पे इक्वेशन 4, और फिर आगे देखिए एरिया के साथ एरिया ऑफ द लूप कंसीडर कर लिए, दैट इज म्यू नॉट बाय 4 पाई 2i into a, that a is the area of the loop, यहां पर हमने कंसीडर किया a is the area of the loop, a square plus x square whole 3/2, यहां पर लिख सकते हैं, that is the equation number 5। अब इससे कई बातें जानेंगे, कई केसेस जानेंगे, ठीक है, तो ये रहा आपका एक्सप्रेशन निकाले मैग्नेटिक फील्ड का एट द पॉइंट P, और फील्ड का स्ट्रेंथ का डायरेक्शन भी आप जाने अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है, तो ये भी ध्यान में आ गया। अब देखो यहां पे बात करें, यहां पे A क्या है, दैट इज द एरिया ऑफ द लूप, एरिया ऑफ द लूप का एरिया हो गया, क्योंकि आप ये पूरा कंसीडर किए यूनिफॉर्म लूप। अब देखो केसेस हम समझ रहे हैं इसमें कि अगर x is certain distance and that distance is such a way that a is negligible as compared to that of the x distance, means p is such a far distance that a is negligible for that, ठीक है, तो ऐसे में मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगा। अब देखो हम यहां पर मिटा रहे हैं और उस बात को समझ रहे हैं। केस 1 क्या कह रहा है, केस 1 क्या कह रहा है कि when या the x is greater than, if x, that is the distance of the p from the axis or from the center of the loop, so यहां पर x is greater than a है, such a way that we neglect the a, ठीक है, we neglect the a को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, a को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो अब ये रिलेशन क्या हो गया, b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई, i यहां पर लिखेंगे 2 पाई a, ऐसे भी लिख सकते हैं 2i पाई a बाय नीचे कितना हो गया, तो आप यहां पे लिखेंगे x का क्यूब। अब देखो यहां पे नेग्लेक्ट कर रहे हैं बाय द रिलेशन, क्योंकि इस बात को भी समझ में आना चाहिए
कि a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज, अब ये डिस्टेंस हम यहां पर ले रहे हैं, दैट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द एक्स स्क्वायर, क्योंकि a का वैल्यू इतना छोटा कंसीडर किए कि ऑलमोस्ट एक्स स्क्वायर ही है, और फिर एक्स स्क्वायर को आप यहां से हटाएं, a को मैं जीरो नहीं कर रहा हूं कि यहां से हटा देंगे, ठीक है, यहां ऊपर में न्यूमरेटर में a रहेगा, डिनोमिनेटर से हटाए हैं क्योंकि कंपैरेटिवली व्हाटएवर द सम टोटल इज इक्विवेलेंट टू दैट एक्स स्क्वायर ऑफ द एक्स, जो आप यहां पे ले रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर से हमने इसको हटाया और ये रिलेशन मिला, और इस रिलेशन से हमने क्या फाइंड आउट किया कि ऐसे में एक लूप बिहेव कर रहा है एज ए पॉइंट चार्ज के रूप में बिहेव कर रहा है, thus the loop behaves as a point charge, the loop behave as point charge, ठीक है। तो ये पहला केस आपने देखा। अब बात कर रहे हैं कि सपोज करो कि x इज वेरी फार एट द इंफिनिटी, ठीक है, तो हम इसको सेकंड केस में ले रहे हैं, केस 2, कि एट द x इज एट इनफिनाइट डिस्टेंस, ठीक है। तो इंफिनिटी अगर करते हो तो इंफिनिटी के साथ एक कोई भी चीज को ऐड करोगे वो भी इनफिनाइट हो जाएगा, एंड दिस इज द सेकंड केस व्हेन x lie at infinity, तो ऐसे में x is equivalent to that of the infinity, तो आप a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर भी लिखोगे तो दैट इज आल्सो इक्वल टू द इंफिनिटी, क्योंकि x इंफिनिटी हो गया तो इंफिनिटी का स्क्वायर इंफिनिटी का प्रोडक्ट सब इनफिनाइट हो गया। तो यहां पर से हम देख रहे हैं कि b का वैल्यू क्योंकि इनफिनाइट हो गया, और हम सब जानते हैं कि 1 बाय इंफिनिटी इज इक्वल टू 0, सो b का वैल्यू क्या हो गया, यहां पर 0 हो गया। अगर एक्सिस पे आप ले रहे हैं और x स्क्वायर इंफिनिटी कंसीडर किए तो ऐसे में मैग्नेटिक फील्ड एट द इनफिनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द लूप इज द 0, ठीक है। अब देखो केस 3 के बारे में बात कर रहे हैं। केस 3 क्या कंसीडर कर रहे हैं कि दैट x lie at the center, means the p point lie at the center, तो x के बारे में बात कर रहे हैं, एक्चुअली p पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। थर्ड, the point p lie at the center of the loop, सेंटर ऑफ द लूप, लूप के सेंटर पे p पॉइंट लाई कर रहा है, दैट इज, इसका मतलब x इज इक्वल टू 0, सो x का दूरी क्या हो गया, 0 हो गया। अब यही रिलेशन हमारे पास ऊपर में है, तो हम यहां लिख सकते हैं v इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई, और ये हो गया कितना 2i, यहां पर हो गया पाई a स्क्वायर बाय, यहां पर x का वैल्यू 0 कर दिए, सो दैट इज द x a क्यूब, क्योंकि यहां पर x 0 हो गया तो यहां सीधा सीधी a क्यूब आया। अब ये a स्क्वायर और a क्यूब कैंसिल हो गया, तो रिलेशन हमारे पास क्या मिला, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2i पाई बाय नीचे कितना हो गया a, अब ये पाई और ये पाई कैंसिल है, ये 2 एंड 2 यहां पर कैंसिल, तो हम इसको लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, यहां पर क्या हो गया x इज इक्वल टू 0, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द x इज इक्वल टू 0 एट द सेंटर कितना मिला, म्यू नॉट बाय 2a, और यहां पर हो गया i, दैट इज द 2a। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अभी यहां तक उतारो फिर देखते हैं, ठीक है, यहां तक उतारिए। तो अब देखो यहां पे बात कर रहे हैं कि ये क्या हो गया, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन, एंड दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 5, लेट इट बी द 5 और 6 में भी, ठीक है, जैसा आप आगे देख रहे हैं। तो ये भी हमको ध्यान में रखना है कि एट द सेंटर द मैग्नेटिक फील्ड इज द म्यू नॉट I बाय 2a। देखिए ध्यान रहे कि ये क्या है, तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है, क्योंकि अभी आपने दो केस लिया, एक इंफिनिटी पे कंसीडर किए, जब हम इंफिनिटी पे कंसीडर किए तो मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया, और जब हम सेंटर पे चले आए तो म्यू नॉट I बाय a हो गया। दैट मींस जैसे जैसे इंफिनिटी से बढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रहा है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अब यहां पर हम इसका स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और इसके लिए देखो हमने यहां पे एक
यहां बनाए हुए हैं। मान लो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई है, तो इंफिनिटी पे अगर हम जाते हैं, x इज इक्वल टू इंफिनिटी पे जाते हैं तो 0 हो जा रहा है। और इस तरह हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जब जैसे जैसे हम सेंटर पे आ रहे हैं, यहाँ पर क्या है, दैट इज द सेंटर, मींस x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या लिया, x इज इक्वल टू 0, और ये फिर यहाँ से घटते हुए ये घट रहा है और फिर आपका इंफिनिटी पे जाते जाते 0 होगा। सो दोनों ही साइड में पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज द मैक्सिमम, एंड B का वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू भी आपने निकाला था, दैट इज द म्यू नॉट I बाई 2a, ठीक है। तो मैक्सिमम आपको एट द सेंटर B इज द मैक्सिमम, ये कंसीडर कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द पॉइंट P और एट द सेंटर एट द इंफिनिटी। तो कई जगह हमने इस लूप को बढ़िया से समझा और इसके हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड को देखे, ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल गो थ्रू द एम्पियर सर्किट लॉ। गुड लक।